ईरान जो इन दिनों एक भयानक प्रोटेस्ट से गुजर रहा है। ये सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स ईरान की इस्लामिक सत्ता को खत्म करने, उसे उखाड़कर फेंक देने की बात कर रहे हैं। फ्री ईरान के पोस्टर्स हवा में लहराए जा रहे हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनी की तस्वीर में आग लगाकर उससे सिगरेट जलाई जा रही। ईरान के भगोड़े रजा पहलवी के पोस्टर्स दिखाए जा रहे हैं। प्रोटेस्ट के नाम पर मस्जिदों में आग लगा रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक सरकार के फेवर में लोगों का एक बड़ा हुजूम सड़कों पर आ चुका है। ईरान की सड़कें अली खामनी के लिए भरी पड़ी हैं। ईरान के स्ट्रीट्स इस्लामिक सत्ता के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही। अब जाहिर सी बात है, गिद्ध भी नजरें जमाए हुए हैं। वो इस इंतजार में है कि जैसे ये कमजोर पड़े, इन पर टूट पड़ा जाए। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लोगों को भड़का रहे हैं, उन्हें ये कहकर उकसा रहे हैं मदद आ रही है। नेतन्याहू जो इस्लाम से, मुसलमानों से जबरदस्त नफरत करता है, वो भी ईरान के लोगों को लेकर हमदर्दी दिखा रहा है। नेतन्याहू का कहना है ईरान ने जून में जो इजराइल पर अटैक किया, जिसमें $2.3 बिलियन की मिसाइल बर्बाद कर दी गई, वो पैसा ईरानियों का था। आज ईरान न सिर्फ उसके अंदर चल रहे प्रोटेस्ट के दबाव में है, बल्कि बाहरी गिद्ध के खतरों से भी घिरा हुआ है। क्या है पूरा मामला, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे की असली कहानी क्या है, खास करके अमेरिका और इजराइल, इन दोनों का इस प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है, आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 2025 के कुछ आखिरी दिन, जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी, वहीं ईरान में एक भयानक प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है। 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार में कुछ दुकानदार ईरान में बढ़ती महंगाई को लेकर अपनी दुकान बंद कर देते हैं और बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल खड़े करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरे ईरान में प्रोटेस्ट की शुरुआत हो जाती है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, स्टूडेंट, साथ ही साथ ईरानियन सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप के लोग इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि प्रोटेस्ट ईरान की इकोनॉमी को लेकर था, बावजूद इसके कुछ लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे गवर्नर ऑफिस, मस्जिद, शहीद फाउंडेशन, टाउन हॉल, यहाँ तक कि बैंक बिल्डिंग पर भी पत्थर फेंकने लगते हैं और इन सब में कई लोगों की जान भी चली जाती है। अब जाहिर सी बात है, प्रोटेस्ट के नाम पर अगर उत्पाद मचाया जाएगा तो गवर्नमेंट या फिर पुलिस फूल तो बरसाएगी नहीं। जवाब में ईरानियन पुलिस 44 लोगों को अरेस्ट कर लेती है। अब सवाल ये प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों लोगों को एहसास हुआ कि ईरान की इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है और इसके लिए बोलना जरूरी है? तो देखिए, हुआ यूं कि 28 दिसंबर को ईरानी रियाल की कीमत में भारी गिरावट होती है। अमेरिकन डॉलर के मुकाबले $1 की कीमत 14 लाख ईरानियन रियाल तक पहुंच जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब बस अचानक से हुआ, बल्कि पिछले 6 महीने में ईरानियन रियाल लगातार नीचे गिरता है। करीब 56% की गिरावट पिछले 6 महीने में दर्ज की जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर देश की करेंसी वैल्यू गिरेगी तो भाई महंगाई तो बढ़ेगी। ईरान में भी वही हुआ। महंगाई पिछले साल के मुकाबले ऑन एवरेज 72% तक बढ़ जाती है। और यही वो की पॉइंट होता है जो ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। लोग मजबूर होते हैं। आप खुद सोचे, $1 के बराबर 14 लाख ईरानियन रियाल, मतलब 1 लीटर दूध और 1 पैकेट ब्रेड के लिए सूटकेस भरकर पैसे लेकर जाओ। हालांकि यहाँ पर ईरान की गवर्नमेंट को घेरा जाए उससे पहले रियाल की इस खस्ता हाल वैल्यू की वजह समझ लेते हैं, फिर आते हैं गवर्नमेंट पर। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 20वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों में ईरान के तेल पर एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी AIOC का कब्जा हुआ करता था। ईरान के तेल से जो पैसे आते थे, उसके प्रॉफिट का मैक्सिमम हिस्सा ब्रिटेन को मिलता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन ने 1914 में कंपनी का 51% शेयर खरीद लिया था और खुद इस कंपनी की मालिक बन गई थी। ईरान के लोगों को तेल के नाम पर बस खर्चा पानी मिल जाता था। लेकिन 1951 में ईरान की संसद में एक कानून पास हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक की लीडरशिप में ईरान के ऑयल कंट्रोल के लिए एक नई कंपनी, नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी NIOC बनाकर तेल को नेशनलाइज कर दिया गया। अब ईरान के तेल से आ रहा प्रॉफिट ब्रिटेन का नहीं होगा, बल्कि ईरान के लोगों के पास जाएगा। ये बात ब्रिटेन को पसंद नहीं है और यहीं से शुरू होता है ईरान पर लगने वाले सैंक्शन का सफर। ब्रिटेन सबसे पहले ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देता है। उसके तेल बिक्री पर कई तरह की रोक लगा दी जाती है। फिर ब्रिटेन ईरान को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाता है, लेकिन वहां पर ईरान अपनी बात पर अड़ा होता है। भाई, तेल मेरा है तो मेरी मर्जी। तेल का कंट्रोल प्राइवेट कंपनी के पास होगा या गवर्नमेंट कंपनी के पास, ये हम तय करेंगे। और इस तरह ब्रिटेन जो दशकों तक ईरान के तेल को अपनी जागीर समझकर प्रॉफिट बना रहा था, उसकी कमाई रुक जाती है। अच्छा, यहां तक की स्टोरी में अमेरिका नहीं होता है, लेकिन अब अमेरिका की एंट्री होती है। 1950s में अमेरिका और सोवियत के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। अमेरिका को लगता है इस तरह ब्रिटेन की दुश्मनी में कहीं ईरान सोवियत के पाले में ना चला जाए। और सिर्फ इस डर की वजह से अमेरिका ब्रिटेन के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाता है, जिसे नाम देता है ऑपरेशन एजाक्स। CIA और MI6 ये दोनों मिलकर मुसद्दिक की सरकार गिराने के लिए एक पॉलिटिकल ट्रैप बनाते हैं। मीडिया को प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, यहाँ तक कि आर्मी को भी पैसे खिलाए जाते हैं। और फाइनली 1953 में ईरान से मुसद्दिक की सरकार गिरा दी जाती है और ईरान की सत्ता अमेरिका और ब्रिटेन के पपेट पहलवी को सौंप दी जाती है। अब फिर से ब्रिटेन और अमेरिका के सुहावने दिन शुरू हो जाते हैं। तेल ईरान का, लेकिन प्रॉफिट ब्रिटेन और अमेरिका का। अच्छा, इसी बीच यानी 1953 में इजराइल बन चुका होता है। अरब वर्ल्ड इजराइल के साथ अपनी पहली जंग हार चुके होते हैं और इजराइल
मिडिल ईस्ट के मुस्लिम वर्ल्ड के लिए काल बन चुका होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पहलवी का इजराइल के साथ भी अच्छा रिलेशन बन जाता है, एक मजबूत दोस्ती कायम होती है, बिल्कुल जय वीरू टाइप वाली। अब जाहिर सी बात है, ईरान के रिसोर्सेज से कोई और राज करे और ईरान की जनता को बस खर्चा पानी मिलता रहे, यह ज्यादा दिन तक तो चल नहीं सकता था। और 1979 में ईरान के इतिहास का, बल्कि कह सकते हैं अरब के इतिहास का एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू होता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन। ईरान से पहलवी की सत्ता उखाड़ दी जाती है और इस्लामिक गवर्नमेंट आयतुल्लाह खामनेई की शुरुआत होती है। ईरान की जनता बाकायदा विद्रोह करके खामनेई को अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेती है। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान की जनता को जहां एक तरफ पहलवी की गुलामी और उसकी वेस्ट वाली जी हुजूरी से छुटकारा मिलता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की दुश्मनी भी मिलती है। और इस दुश्मनी की दो वजह होती है। पहली, ईरान के ऑयल रिजर्व से इन देशों की कमाई बंद होती है। अब कमाई बंद होगी तो भाई दुश्मनी तो बढ़ेगी। इसके अलावा ईरान की नई इस्लामिक गवर्नमेंट एकदम खुल्लम खुल्ला अमेरिका और इजराइल को अपने दुश्मन के तौर पर ऑफिशियल मोहर लगा देती है। अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहा जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है ईरान वर्सेस अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ दुश्मनी वाला सफर। सत्ता पलट के बाद ईरान में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा करके 52 अमेरिकन लोगों को बंदी बना लिया गया। 444 दिनों तक ये अमेरिकन ईरान के कब्जे में होते हैं। मतलब एक तरह से खुद ईरान की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया जाता है। जवाब में अमेरिका ईरान पर सैंक्शन की शुरुआत करता है। सैंक्शन की एक ऐसी सीरीज शुरू होती है जो ईरान की इकोनॉमी को साल दर साल गड्ढे की तरफ ले जाती है। इसके अलावा एक और रीजन जो ईरान की इस खस्ताहाल इकोनॉमी के लिए जिम्मेदार है, जिसने लोगों को सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है, ईरान इराक वॉर। ये 8 साल तक चलती है। ईरान को मिडिल ईस्ट में जबरदस्त नफरत का सामना करना पड़ता है। खैर, ये 8 साल की जंग उतना मायने नहीं रखती जितना उसके ऊपर लगे सैंक्शन ने उसे नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ईरान को कई तरह से झटका देता रहा, जिसमें एक इजराइल को हद से ज्यादा मजबूत किया और इससे निपटने के लिए ईरान अपनी इकोनॉमी का मैक्सिमम हिस्सा अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करने लगा। ईरान के सबसे मजबूत एसेट ऑयल की बिक्री पर रोक लगा दी गई। आज भी ईरान का तेल दुनिया में सबसे सस्ते कीमत पर मिल जाता है। इसके अलावा ईरान की कारपेट इंडस्ट्री एक टाइम पर वर्ल्ड मार्केट में 30% शेयर हासिल कर लिया था। ईरान के करीब 20 लाख लोग कालीन के इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। इसी से उनका घर चलता था, उनकी कमाई होती थी। सैंक्शन ने इससे भी बर्बाद कर दिया। करीब 70% मार्केट ईरानी कारपेट के लिए बंद हो गए। ईरान का पिस्ता, साल 2016 में चाइना ईरान के पिस्ते का सबसे बड़ा खरीदार था। साल 2017 और 2018 के बीच हांगकांग, वियतनाम और जर्मनी ईरानियन पिस्ता के टॉप 3 बायर होते हैं। इस बीच ईरान $852 मिलियन का 96,000 टन पिस्ता एक्सपोर्ट करता है, लेकिन सैंक्शन ने इससे भी बर्बाद कर दिया। इस तरह अमेरिका सैंक्शन के सहारे ईरान को टारगेट करके उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने में लगा रहता है और इसका सीधा असर ईरान की आम पब्लिक पर पड़ता है। ईरान में जरूरत के सामान हद से ज्यादा महंगे हो जाते हैं। रोजमर्रा की चीजें आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो जाती है। ईरान की इकोनॉमी बद से बदतर हालात में पहुंच जाती है और इसका गुस्सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से ईरान की इस्लामिक गवर्नमेंट पर निकलता है। साल 2009 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में धांधली के नाम पर प्रोटेस्ट होते हैं, जिसे ग्रीन मूवमेंट नाम दिया गया। लाखों लोग वेयर इज माई वोट नारा लगाते हुए सड़कों पर उतर जाते हैं। फिर साल 2017-2018 में इन्फ्लेशन, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर लोग सड़कों पर आते हैं, लेकिन इस चैलेंज को भी गवर्नमेंट पार कर जाती है। फिर साल 2019 में फ्यूल प्राइस में 50% की बढ़ोतरी हो जाती है, तब भी लोगों का गुस्सा बाहर निकल आता है। साल 2022 में एक 22 साल की गर्ल महसा अमीनी की मौत के बाद भी लोग इस्लामिक सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतर जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम जेंजी होते हैं, लेकिन सरकार यहां भी सरवाइव कर जाती है। हालांकि जब भी ईरान में प्रोटेस्ट होते हैं, अमेरिका और इजराइल उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। ईरान में तख्ता पलट की भरपूर कोशिश करता है। पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चली वॉर ने ईरान की गवर्नमेंट को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है। इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को ईरान के तेहरान में टारगेट किया और उनकी जान चली गई। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मार दिया। इजराइल ने ईरान एम्बेसी पर अटैक किया, जिसमें उनके टॉप ऑफिशियल की जान चली जाती है। इजराइल और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया यही समझ रही थी कि अमेरिका पर लगे सैंक्शन ने उसे इतना कमजोर कर दिया है कि वो इजराइल के सामने टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन भाई, ईरान ने जब अपनी मिसाइल पावर दिखाई, इजराइल के अंदर अटैक करके जिस तरह इजराइल के शहरों को धुआं कर दिया, किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर इतने सैंक्शन के बाद खुद अपने ही देश में हो रहे विरोध के बावजूद ईरान ने जबरदस्त ताकत दिखाई और हमेशा की तरह इजराइल को बचाने अमेरिका आता है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करता है। जवाब में ईरान कतर में मौजूद अमेरिकन एयरबेस पर हमला बोल देता है। अच्छा, यहाँ तक तो आप इतना समझ गए होंगे ईरान की इकोनॉमी क्यों खस्ताहाल हुई और क्यों अमेरिका और इजराइल ईरान के दुश्मन बन गए और वो क्यों ईरान से इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब आते हैं रिसेंट प्रोटेस्ट पर। एक बार फिर ईरान में इन्फ्लेशन को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बार
कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ प्रोटेस्ट किसी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि तेहरान की ग्रैंड मार्केट से हुआ है। और ये मार्केट ईरान की इकोनॉमी की रीढ़ मानी जाती है। प्रोटेस्ट करने वाले दुकानदार होते हैं, यानी दुकान बंद, जिसका सीधा असर ईरान की इकोनॉमी पर पड़ता है। मतलब एक तरफ पहले $1 बराबर 14 लाख ईरानियन रियाल और ऊपर से मार्केट भी बंद। ईरान की गवर्नमेंट स्टार्टिंग में प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और महीने में $7 देने की बात कही जाती है। मतलब कैसे भी करके पहले प्रोटेस्ट को रोक लिया जाए, फिर इकोनॉमी को देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी को वापस से कंट्रोल में लाना इतना आसान तो नहीं है कि बस जल्दी से महंगाई कम करके प्रोटेस्ट खत्म कर दें। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि बस घुमाया और काम हो गया, महंगाई खत्म हो गई। लेकिन यहाँ भी बीच में आता है डेमोक्रेसी का ठेकेदार अमेरिका। ट्रम्प को इस प्रोटेस्ट में ईरान के अंदर सत्ता पलटने का सुनहरा मौका दिखने लगता है। बाकायदा माहौल बनाया जाता है कि अमेरिका बस ईरान में इंटरवीन करने ही वाला है। ट्रम्प की तरफ से तरह तरह के बयान आने शुरू होते हैं। वो लोगों को ईरान की सरकार के खिलाफ भड़काते हैं, उनसे कहते हैं बस आप लगे रहो, मदद बस पहुंचने ही वाली है। ईरान जब ये सब देखता है तो सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। अब आप गौर करो, इंटरनेट बंद, ईरान के इंटरनल सिचुएशन की खबर आना भी बंद हो गई। अब एंट्री होती है एलोन भाई सबकी। ये महामानव फ्री में ईरान के अंदर स्टारलिंक एक्टिव कर देते हैं। ये तो भला हो ईरान के जैमर का, जिसने वापस से कंट्रोल हासिल कर लिया। ये अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर भाई कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसका ईरान दूसरा एग्जाम्पल है। पहला वेनेजुएला है, जहां साइबर अटैक के दम पर उनके प्रेसिडेंट को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा इजराइल, खास करके नेतन्याहू भी ईरान के लोगों से हमदर्दी दिखाने लगता है। बड़े नरम लहजे में लोगों को भड़काता है कि ईरान ने जो इजराइल पर अटैक करके $2.3 बिलियन की मिसाइल बर्बाद करी है, वो ईरान के लोगों का पैसा था। देख रहे हो कितनी फिक्र है इन्हें ईरान के लोगों की। भाई यकीन मानो, इजराइल को उस 12 दिन की वॉर के बाद लगी पड़ी है। ये अब नहीं चाहते हैं कि ईरान उन पर दोबारा अटैक करे, और ये तभी मुमकिन है जब ईरान से खामनेई की सत्ता खत्म हो जाएगी और ये खुद ईरान पर अटैक करके इसे अंजाम नहीं दे सकते। इसके लिए ये ईरान की जनता का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका को ईरान के लोगों की अगर इतनी ही चिंता है तो भाई सैंक्शन हटा दो, ईरान खुद ब खुद ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा भी नहीं करेंगे। अगर वाकई ईरान के लोगों की फिक्र होती तो जब 1953 में मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार को गिराकर अपने पपेट पहलवी को बैठाया था, जो 25 साल तक ईरान की सत्ता में था, उस टाइम ईरान के लोगों का बेड़ा पार कर देते। लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इनका दिल ईरान के लोगों के लिए ना ही कभी रोया है और ना ही अभी रो रहा, बल्कि इनकी जबान ईरान के रिसोर्सेज, उसके ऑयल रिजर्व को देखकर लपलपा रही है। और यही हर जगह की कहानी है। आज ईरान है, इससे पहले वेनेजुएला था, उससे पहले सीरिया, लेबनान और इराक हुआ करता था। यह है ईरान में चल रही प्रोटेस्ट की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। सिर्फ 59 रुपीज है भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।